हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे एक पॉजिटिव नोट के साथ। और आज का हमारा पॉजिटिव नोट है, मिले तो बेस्ट है, नहीं तो नेक्स्ट है। लाइफ में अगर ये फॉर्मूला रखोगे तो कभी भी फीलिंग सैड वाले स्टेटस नहीं रखने पड़ेंगे। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NBHM 2016 के पेपर को, और जो सेक्शन है जिसको हम डील करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो चलिए डिस्कस करते हैं NBHM 2016 के कुछ क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें एक ऐसी एग्जाम्पल देनी है, एक ऐसे एनालिटिक फंक्शन f की जो c से c की तरफ जाता है और साथ ही साथ f ऑफ p इज इक्वल टू h के बराबर है, जहाँ पे p जो है वो किसके बराबर है, वो सारे z होंगे c के, सच दैट z इज इक्वल टू होगा x प्लस आयोटा y, और साथ ही साथ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे h जो है वो सारे z होंगे c के, जिसमें z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के बराबर होगा और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है कि हमें एक ऐसा एंटायर फंक्शन f बताना है सच दैट f ऑफ p इज इक्वल टू h के बराबर है, जहाँ पे p जो है वो कंटेन करता है वो सभी z बिलोंग्स टू c, सच दैट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर है, और h जो है वो कंटेन कर रहा है वो सभी z बिलोंग्स टू c, सच दैट z इज इक्वल टू जो हो x प्लस आयोटा y के बराबर हो और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो चलिए लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल। हम लेते हैं f फ्रॉम c टू c एज f ऑफ z जो है वो इक्वल टू z स्क्वायर के बराबर है, जहाँ पे z जो है वो इक्वल टू x प्लस आयोटा y के बराबर है। ओके, अब जब हम z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y को जो है वो पुट करेंगे तो किसके बराबर आएगा f ऑफ z? f ऑफ z इक्वल टू होगा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू होगा x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy, विच इज इक्वल टू होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल टू -1 के बराबर होता है, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा u x y प्लस आयोटा v x y, जहाँ पे ये जो u x y जो है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो है रियल पार्ट ऑफ f, और साथ ही साथ v x y जो है वो इक्वल टू होगा 2xy, विच इज जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ f होगा। ओके, अब क्या होगा कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जिससे हमें मिल जाएगा कि vx y जो है वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम दोबारा से कंसिडर करेंगे x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो यहाँ से क्या मिलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो बिलोंग करेगा R में, जिससे फर्दर इम्प्लाई होगा कि u x y जो है वो बिलोंग करेगा R में।
और साथ ही साथ जो है एफ ऑफ पी इज इक्वल टू एच के बराबर होगा, विच इज एज डिपिक्टेड इन द डायग्राम ऑल्सो। सो जो एग्जाम्पल हमें इस केस में मिलेगी वो है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर, और यही जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी और हमें बताना है कि उनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। सिर्फ सही वालों को जो है वो हमने लिखना है अपने आंसर में। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ए जो है, जो हमें गिवन है कि हमें देखना है कि क्या एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन f फ्रॉम c टू c एग्जिस्ट करता है। वो कैसा होना चाहिए कि हर एक z बिलोंग्स टू c, दैट इज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। जो रियल पार्ट है f ऑफ z का वो किसके बराबर होना चाहिए, e की पावर x के। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट b की तरफ। स्टेटमेंट b में पूछा गया है कि क्या एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन f जो c से c की तरफ जाता है और वो ऐसा होना चाहिए कि f जो हो वो बाउंडेड हो रियल एक्सिस पे भी और इमेजिनरी एक्सिस पे भी। स्टेटमेंट सी। अब स्टेटमेंट सी में हमें पूछा गया है कि क्या एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन f एग्जिस्ट करता है जो c से c की तरफ जाता है और साथ ही साथ f ऑफ 0 जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए, और वो सारे z बिलोंग्स टू c सच दैट मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमें क्या मिले, मॉड ऑफ f ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू e की पावर माइनस मॉड ऑफ z। ठीक है, तो अब हमें ये जो है 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सही है। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ए के बारे में। और स्टेटमेंट ए को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक डेफिनेशन को। वो डेफिनेशन है हार्मोनिक फंक्शन की। अब हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है, हम मान के चलेंगे f जो है वो कहाँ से है, d से लेके r की तरफ है, और d जो है वो कंटेन्ड है r स्क्वायर के अंदर, और ये फंक्शन जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है डोमेन d में। अब हम इस फंक्शन f को जो है वो हार्मोनिक तब कहेंगे d पे अगर इसके फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हों वो कॉन्टिन्यूस हों और साथ ही साथ वो सेटिस्फाई करें लैप्लेस इक्वेशन को, दैट इज del 2f बाई del x स्क्वायर प्लस del 2f बाई del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ऑन d। ओके, नेक्स्ट एक थ्योरम है जिसको हम यूज करेंगे स्टेटमेंट ए के लिए। तो वो थ्योरम है कि f जो है वो एक फंक्शन है कैसा, दैट इज f ऑफ z इज इक्वल टू u x कॉमा y प्लस आयोटा v x कॉमा y, और ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक है एक डोमेन d में। तो इसके जो कंपोनेंट फंक्शंस होंगे दैट इज u और v, वो क्या होगा, हार्मोनिक होगा d के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट ए के बारे में। हम मान के चलते हैं कि एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन f दैट इज f ऑफ z इज इक्वल टू u x कॉमा y प्लस आयोटा v x कॉमा y जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब इस केस में क्या है, u x कॉमा y जो है वो रियल पार्ट ऑफ f है और v x कॉमा y जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ f है। ओके, और साथ ही साथ सभी z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y जो बिलोंग कर रहा है c के अंदर, रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, u x कॉमा y विच इज इक्वल टू होगा e की पावर x। अब क्योंकि f जो है वो एनालिटिक है c के अंदर, तो इसका जो रियल पार्ट है दैट इज u, वो क्या होगा, हार्मोनिक होगा यूजिंग दी थ्योरम। तो इसका क्या मतलब है, del 2u डिवाइडेड बाई del x स्क्वायर प्लस del 2u
डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। लेकिन इस केस में जब हम del 2u डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस del 2u डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे, विच इज इक्वल टू होगा del 2 बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ e की पावर x प्लस del 2 ऑफ डेल वाई स्क्वायर ऑफ e की पावर x। तो यहाँ से क्या मिलेगा, इट इज़ फर्दर इक्वल टू होगा del बाई डेल एक्स ऑफ e की पावर x प्लस del बाई डेल वाई ऑफ e की पावर x। और ये जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आएगी, दैट इज del ऑफ डेल वाई ऑफ e की पावर x जो है वो 0 के बराबर होगी। सो यहाँ से क्या मिलेगा, इट इज इक्वल टू होगा del बाई डेल एक्स ऑफ e की पावर x प्लस 0 इज इक्वल टू होगा e की पावर x प्लस 0 विच इज इक्वल टू होगा e की पावर x एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं वो कभी भी 0 नहीं होते हैं। तो इस केस में हमें क्या मिल रहा है कि u जो है वो हार्मोनिक नहीं है c में। ओके, तो इसी वजह से हमारी जो सपोजिशन है वो बिल्कुल गलत है, और एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन f सच दैट फॉर एवरी z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y बिलोंग्स टू c एंड रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू e की पावर x, ऐसा एनालिटिक फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसी वजह से जो है वो स्टेटमेंट ए जो है वो सही नहीं है। अब चलिए डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट बी के बारे में। हम इस केस के लिए जो है वो एक काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। वो काउंटर एग्जाम्पल है दैट इज़ हम एक ऐसा फंक्शन लेंगे f जो c से c की तरफ ऐसे डिफाइंड है, दैट इज़ f ऑफ z इज़ इक्वल टू 0 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। अब इस केस में क्या है, f जो है वो बाउंडेड है रियल और इमेजिनरी एक्सिस में, और साथ ही साथ जो है f है एनालिटिक c पे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन f जो है वो एग्जिस्ट करता है, और वो f कैसा है कि वो f जो है वो बाउंडेड है रियल और इमेजिनरी एक्सिस पे। तो इसी वजह से जो है स्टेटमेंट बी जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, अब चलते हैं हम स्टेटमेंट सी की तरफ, और स्टेटमेंट सी को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को, जिसको हम यूज़ करेंगे जब हम सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट सी को। तो वो थ्योरम है एक्सटेंडेड लाइवली थ्योरम, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अ जर्नलाइज्ड वर्जन ऑफ लाइवलीज थ्योरम। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, एक एंटायर फंक्शन है f जो सेटिस्फाई करता है इस इनइक्वालिटी को, और वो इनइक्वालिटी क्या है, मॉड ऑफ f ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू m इंटू मॉड ऑफ z की पावर अल्फ़ा। और ये जो अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और m जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और साथ ही साथ ऑल सफिशेंटली लार्ज मॉड ऑफ z। और ये क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा एक पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री होगी n। अब ये n क्या है, n जो है वो लार्जेस्ट इंटीजर है, और वो कैसा है, दैट इज n जो होगा वो लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा होगा। ओके, अब चलिए डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट सी के ऊपर। और स्टेटमेंट सी के लिए हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि एक ऐसा f जो है वो एग्जिस्ट करता है जो एनालिटिक हो c पे, और साथ ही साथ f ऑफ 0 जो है वो इक्वल टू 1 हो, और जो सारे z है बिलोंग्स टू c, और वो मॉड ऑफ z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो उससे हमें क्या मिले, दैट इज मॉड ऑफ f ऑफ z जो हो वो लेस देन इक्वल टू हो e की पावर माइनस मॉड ऑफ z। ठीक है, अब क्योंकि हमने माना है कि f जो है वो एनालिटिक है c पे, इससे क्या पता चला कि f जो है वो एंटायर फंक्शन है।
अब जैसा कि हमने सपोज किया है कि f जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को, दैट इज मॉड ऑफ f ऑफ z जो है वो लेस देन इक्वल टू है e की पावर माइनस मॉड ऑफ z, जहाँ पे मॉड ऑफ z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से हमें फर्दर क्या मिलेगा, दैट मॉड ऑफ f ऑफ z जो है वो लेस देन इक्वल टू है 1 डिवाइडेड बाय e की पावर मॉड ऑफ z, जहाँ पे मॉड ऑफ z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय e है। सो यहाँ से हमें क्या मिला, दैट मॉड ऑफ f ऑफ z जो है वो लेस देन इक्वल टू है 1 डिवाइडेड बाय e इंटू z, वो भी सभी मॉड ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के। अब यहाँ पे जो है हम अप्लाई करेंगे एक्सटेंडेड लाइवली थ्योरम। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि f जो है वो एक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री होगी एट मोस्ट 0, जिससे फर्दर इम्प्लीकेशन ये मिलेगा कि f जो है वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अब हम मान के चलेंगे कि f ऑफ z जो है वो इक्वल टू c के बराबर है, लेकिन हमने पहले ही सपोज कर लिया था कि f एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन है c पे जो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, दैट इज f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट f ऑफ z इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। लेकिन मॉड ऑफ f ऑफ z जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय e की पावर मॉड ऑफ z के बराबर है, और वो क्या है, लेस देन 1 है फॉर ऑल मॉड ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई है, एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई है। तो इसी वजह से जो है हमारी सपोजिशन जो है वो बिल्कुल गलत है और ऐसा कोई भी एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसी वजह से जो है स्टेटमेंट सी जो है वो सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब कि जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वो है बी। तो इसीलिए बी जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और इसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के साथ ये है एंड इस वीडियो का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू।